नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। शादी और तलाक, ये दो ऐसे शब्द हैं जिन पर फिल्में बनती हैं, घर में बातें होती हैं और हर किसी के पास अपनी एक राय होती है। बिल्कुल। और राय भी ऐसी कि कई बार वो हकीकत से बहुत दूर होती है। हाँ, और इन्हीं रायों से कुछ धारणाएं बन जाती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं आज। एक तो विवाह और तलाक से जुड़ी इन्हीं आम गलतफहमियों का एक गहरा विश्लेषण करता है, और दूसरा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसलों की सूची है। जी, वो फैसले जिन्होंने इन कानूनों की पूरी दिशा ही बदल दी। तो आज हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इन सुनी सुनाई बातों का पर्दाफाश करना और ये समझना कि लोग जो सोचते हैं और कानून जो कहता है उसमें इतना बड़ा फर्क क्यों है। और ये जानना भी जरूरी है कि कानून की इस आधी अधूरी जानकारी के कितने संगीन नतीजे हो सकते हैं। चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। तो सबसे बड़ी गलतफहमी से ही शुरू करते हैं, जो शायद हम सब ने कभी न कभी सुनी ही होगी। अरे वो तो इतने सालों से अलग रह रहे, उनका तो तलाक हो ही गया समझो। हाँ, कोई कहता है 2 साल, कोई 5, कोई 7 साल। बिल्कुल। ये धारणा इतनी आम क्यों है और उससे भी जरूरी इतनी खतरनाक क्यों है? देखिए, खतरनाक इसलिए क्योंकि ये कानूनी तौर पर अ, एक रेत के महल जैसा है, जो दिखता तो है पर असल में है नहीं। अच्छा। असल में कानून ये कहता है कि जब तक अदालत की डिग्री पर मोहर न लग जाए, तब तक आप कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। चाहे कितने भी साल अलग रहें। जी, चाहे आप 2 साल अलग रहें या 20 साल। और इसका सबसे बड़ा खतरा है दूसरी शादी करना। जिसे बिगमी कहते हैं। बिल्कुल, मतलब बिना पहली शादी खत्म किए दूसरी कर लेना। ये ना सिर्फ एक गंभीर अपराध है, बल्कि वो दूसरी शादी भी वो शुरू से ही गैर कानूनी मानी जाती है। मतलब अनजाने में ही लोग एक ऐसा अपराध कर सकते हैं जिसकी सजा 7 साल तक की जेल है। हाँ, ये वाकई डरावना है। और ये शायद अकेला शॉर्टकट नहीं है जो लोग अपनाते हैं। हमारे स्रोतों में दो और तरीकों का जिक्र है। एक तो ये मान लेना कि कोर्ट में केस डाल दिया मतलब तलाक हो गया, और दूसरा जो खासकर छोटे शहरों और गांवों में बहुत चलता है, स्टैम्प पेपर पर लिखकर तलाक ले लिया। हाँ, स्टैम्प पेपर वाला तलाकनामा। बिल्कुल। और ये दोनों ही रास्ते एक कानूनी भूल-भुलैया में ले जाकर छोड़ देते हैं। कैसे? देखिए, केस दायर करना तो प्रक्रिया की सिर्फ शुरुआत है, अंत नहीं। और स्टैम्प पेपर के तो कानून की नजर में कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन लोग इसे मानते क्यों हैं फिर? स्रोत में इसका एक बहुत वाजिब कारण बताया गया है। सोचिए, किसी पर दबाव डालकर या धमकाकर भी तो हाँ। स्टैम्प पेपर पर साइन करवाए जा सकते हैं ना। हाँ, अदालत इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकती। सही बात है। इसीलिए तलाक सिर्फ और सिर्फ एक जज के सामने पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हो सकता है। और इन शॉर्टकट्स का नतीजा वो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बराबर रूप से खतरनाक हो सकता है। तो ये तो साफ है कि लोग जो तरीके अपना रहे हैं वो उन्हें और बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। तो फिर सही रास्ता क्या है? अगर कोई जोड़ा वाकई अलग होना चाहता है तो कानून उन्हें क्या विकल्प देता है? कानून में यूं समझिए, मोटे तौर पे 2 रास्ते हैं। हम्म। पहला और सबसे सीधा रास्ता है आपसी सहमति से तलाक, जिसे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के तहत फाइल किया जाता है। मतलब जब दोनों पक्ष राजी हों? जी, इसमें पति पत्नी दोनों मिलकर अदालत को बताते हैं कि अब उनका साथ रहना मुमकिन नहीं है और वो अपनी मर्जी से अलग होना चाहते हैं। और यहीं पर हमारे स्रोत में एक बहुत दिलचस्प मामले का जिक्र है। अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर का। हाँ, बिल्कुल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड पर एक बड़ी बात कही थी। हाँ, वो एक मील का पत्थर फैसला था। अदालत ने माना कि कानून का मकसद जोड़ों को सुलह का मौका देना है, उन्हें बेवजह लटकाना नहीं। तो क्या वो पीरियड खत्म कर दिया गया? हमेशा के लिए नहीं, पर अदालत ने कहा कि अगर कोई जोड़ा पहले से ही लंबे समय से अलग रह रहा हो, उन्होंने बच्चे की कस्टडी और लेन देन जैसे सारे मामले सुलझा लिए हैं, अच्छा। और सुलह की कोई उम्मीद नहीं बची है, तो अदालत इस 6 महीने के इंतजार को खत्म कर सकती है। अच्छा। ताकि दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। अच्छा, तो ये तो हुई आपसी सहमति के बाद, पर असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब एक पार्टनर तलाक चाहता है और दूसरा नहीं। जी, यहीं पर क्रूरता यानी क्रूअल्टी जैसा शब्द सामने आता है, और इसके जो उदाहरण स्रोत में दिए गए हैं वो वाकई हमारी सामाजिक सच्चाई को दिखाते हैं। बिल्कुल। जैसे स्रोत में बताया गया है कि पति के लिए क्रूरता क्या हो सकती है, पत्नी का उस पर या उसके परिवार पर झूठे केस डालना। हाँ, खासकर दहेज का फुल 98A का केस। हाँ, या फिर सबके सामने जलील करना, चरित्र पर कीचड़ उछालना, या बार बार आत्महत्या करने की धमकी देकर
उसे मानसिक तौर पर परेशान करना। जी। और वहीं दूसरी तरफ पत्नी के लिए क्रूरता के आधार भी उतने ही गंभीर हैं। जैसे कि पति का शराबी होना, रोज रोज की मारपीट या गाली गलौज, उसे अचानक घर से निकाल देना। ये तो बहुत होता है। हाँ, या उसे इस हद तक मानसिक तौर पर तोड़ देना कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचने लगे। ये सब कुछ क्रूरता के दायरे में आता है। लेकिन क्रूरता तो एक बहुत मतलब सब्जेक्टिव शब्द है। अदालत कैसे तय करती है कि कौन सा व्यवहार क्रूरता है और कौन सा नहीं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अदालतों ने समय के साथ इसकी परिभाषा को बहुत व्यापक बनाया है। इसकी नींव रखी गई थी 1993 के वी भगत बनाम डी भगत मामले में। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि मानसिक क्रूरता का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं है, बल्कि ऐसा कोई भी व्यवहार जिससे दूसरे पार्टनर के लिए उस रिश्ते में रहना नामुमकिन और तकलीफदेह हो जाए। और इसी सोच को आगे बढ़ाया गया 2013 के श्रीनिवास राव बनाम डीए दीपा मामले में। बिल्कुल। उस केस ने एक बहुत बड़ी और साफ लकीर खींच दी। अदालत ने कहा कि अगर कोई पत्नी अपने पति और उसके घरवालों पर झूठी क्रिमिनल केस करती है और बाद में वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं, तो ये झूठा आरोप लगाना अपने आप में मानसिक क्रूरता का एक ठोस सबूत है। और इस आधार पर पति तलाक मांग सकता है। हमारे स्रोत में एक और बहुत दिलचस्प बात कही गई है, जो शायद इन कानूनी दांव-पेचों से भी ज्यादा आम है। कौन सी? वो है शादी में बाहरी लोगों का दखल। और स्रोत में खास तौर पर पत्नी के मायके का हस्तक्षेप और ब्रेन वॉश जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर खुलकर बात कम ही होती है। स्रोत का विश्लेषण कहता है कि कई बार पति पत्नी के बीच की छोटी मोटी नोक-झोंक तब बड़ा रूप ले लेती है जब बाहर से लगातार सलाह या उकसावा मिलता है। ये तो जहर की तरह काम करता होगा रिश्ते में। बिल्कुल। और जो बात शायद घर में सुलझ सकती थी, वो तलाक तक पहुंच जाती है। स्रोत में पत्नी के मायके का हस्तक्षेप का जिक्र है, जो एक बहुत आम धारणा भी है। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि ये हस्तक्षेप सिर्फ एक तरफ से होता है? मतलब पति के परिवार या दोस्तों की सलाह का भी तो असर होता होगा? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। कानूनी तौर पर हस्तक्षेप किसी भी तरफ से हो, अगर वो रिश्ते को तोड़ने का काम कर रहा है, तो उसे एक फैक्टर माना जा सकता है। अच्छा। स्रोत इस पहलू पर शायद इसलिए ध्यान देता है क्योंकि ये कई मामलों में एक बड़ा मुद्दा बन के उभरता है, लेकिन ये एक तरफा नहीं होता। अहम बात यह है कि बाहरी दखलंदाजी रिश्ते की नींव को कैसे कमजोर कर रही है। इसी से जुड़ा एक किस्सा भी स्रोत में है जो दिल दहला देता है। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर का मामला था। जी। उनकी पत्नी ने किसी के बहकावे में आकर उन पर झूठा केस कर दिया। जब मामला सुलह के लिए गया तो उस अफसर ने साफ कह दिया कि मेरे पद और मेरी इज्जत को समाज में जिस तरह उछाला गया है, उसके बाद मैं किसी भी कीमत पर साथ नहीं रहूंगा, चाहे जेल ही क्यों ना हो जाए। हाँ। बाद में पत्नी ने माफी भी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कानून का सार है। सोचिए उस इंसान पर क्या बीती होगी। अदालतें इसी मानवीय पहलू को समझती हैं। 2007 के समर घोष बनाम जया घोष मामले में कोर्ट ने मानसिक क्रूरता के कई उदाहरण गिनाए थे। उनमें से एक था सार्वजनिक रूप से अपमानित करना या चरित्रहनन करना। उस आईबी अफसर के मामले में जो सामाजिक अपमान हुआ, वो सीधे तौर पर मानसिक क्रूरता की परिभाषा में आता है। मतलब ये कि जब जख्म इतने गहरे हों कि रिश्ता निभाना ही एक सजा बन जाए, तो उसे खत्म कर देना ही न्याय है। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि कानून सिर्फ शारीरिक या वित्तीय नुकसान को नहीं, बल्कि किसी की इज्जत और सामाजिक प्रतिष्ठा को हुई चोट को भी उतनी ही गंभीरता से देखता है। बिल्कुल। आत्मसम्मान के साथ जीना एक मौलिक अधिकार है और कोई भी रिश्ता उसे छीन नहीं सकता। तलाक से जुड़ा एक और बहुत बड़ा सवाल बच्चों के भविष्य का होता है, और यहाँ भी एक बहुत गहरी भ्रांति है कि बच्चे की कस्टडी तो हमेशा माँ को ही मिलती है। हाँ, बिल्कुल यही। क्या वाकई ऐसा है? ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। कानून की किताब में कहीं नहीं लिखा कि कस्टडी माँ को ही मिलेगी। तो फिर अदालत क्या देखती है? अदालत सिर्फ एक चीज देखती है, और वो सुनहरा सिद्धांत है, बच्चे का सर्वोत्तम कल्याण, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। जज ये देखते हैं कि बच्चे का भविष्य किसके हाथ में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। उसकी पढ़ाई, उसकी परवरिश, उसका मानसिक और भावनात्मक विकास कहाँ बेहतर होगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि अगर पिता बच्चे की बेहतर देखभाल कर सकता है, तो कस्टडी उसे भी मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ पिता ही क्यों, अगर अदालत को लगता है कि बच्चे का भला दादा दादी या नाना नानी के पास रहने में है, तो कस्टडी उन्हें भी दी जा सकती है। अच्छा। यहाँ माँ या पिता का अधिकार नहीं, बल्कि बच्चे का कल्याण सबसे ऊपर है। ये दिखाता है कि कानून कितना प्रैक्टिकल और समय के साथ बदल रहा है। और इसी बदलाव की कड़ी में एक और कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में बार बार आया है।
इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। हाँ, विवाह का अपूरणीय विच्छेद। इसका सीधा सा मतलब है कि शादी इस हद तक टूट चुकी है कि अब उसे जोड़ा नहीं जा सकता। ये भारतीय तलाक कानून में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। हाँ। इसकी चर्चा 2006 के नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली मामले से शुरू हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब एक रिश्ता सिर्फ कागज पर जिंदा है और पति पत्नी सालों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उन्हें जबरदस्ती उस शादी में बांध कर रखना क्रूरता से कम नहीं है। और कोर्ट ने इससे कानून बनाने की सिफारिश की थी। जी, कोर्ट ने तब संसद से सिफारिश की थी कि इसे तलाक का एक अलग आधार बनाया जाए। और अब लगभग 17 साल बाद 2023 के शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन मामले ने इस पर एक तरह से मोहर लगा दी है। हाँ, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने साफ कर दिया कि अगर कोई शादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी खास शक्तियों यानी संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके सीधे तलाक दे सकता है। मतलब फैमिली कोर्ट की लंबी प्रक्रिया का इंतजार करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। और ये तब भी किया जा सकता है जब एक पक्ष तलाक के लिए राजी ना हो। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस ताकत पर एक चेक एंड बैलेंस भी लगाया है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी अपनी गलती का फायदा उठाकर आसानी से तलाक ले ले। बिल्कुल सही। 2024 के ही प्रभावती बनाम लक्ष्मी शाह एमसी मामले में अदालत ने साफ किया कि इस शक्ति का इस्तेमाल उस पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जाएगा जो खुद रिश्ते के टूटने का जिम्मेदार है। अच्छा, ये पूर्ण न्याय करने के लिए है, किसी की गलती को पुरस्कृत करने के लिए नहीं। समझ गए। और अगर हम कानून के विकास की बड़ी तस्वीर देखें तो शायरा बानो यानी 3 तलाक का मामला भी इसी कड़ी का हिस्सा है, सही बात है। जो दिखाता है कि अदालतें पर्सनल लॉ में भी लैंगिक न्याय और तर्क संगतता को बढ़ावा दे रही हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो मोटी मोटी बातें समझ में आई वो ये हैं कि पहली, तलाक एक कानूनी प्रक्रिया है, कोई सामाजिक समझौता नहीं। सालों तक अलग रहने से शादी नहीं टूटती। जी। दूसरी, क्रूरता का दायरा अब बहुत बढ़ गया है, जिसमें झूठे केस करना और मानसिक प्रताड़ना देना भी शामिल है। तीसरी, बच्चे की कस्टडी का फैसला सिर्फ और सिर्फ बच्चे के भले को देखकर होता है, माँ या बाप के अधिकार को देखकर नहीं। और चौथी और सबसे अहम बात, हमारा कानून ठहरा हुआ पानी नहीं है। अदालतें समाज की बदलती सच्चाइयों को समझ रही हैं और उन रिश्तों को कानूनी तौर पर खत्म करने का रास्ता दे रही हैं जो हकीकत में कब के मर चुके हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इन सभी स्रोतों से सबसे बड़ा संदेश शायद कानूनी साक्षरता का है ना? एकदम सही। कानून की जानकारी होना सिर्फ तलाक के लिए नहीं, बल्कि एक स्वस्थ विवाह के लिए भी जरूरी है, ताकि हम सुनी सुनाई बातों पर चलकर अपने रिश्तों को खराब न कर लें। कानून को जानना अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानना है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं, ये देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं बल्कि कई बार संसद से विवाह के अपूरणीय विच्छेद को औपचारिक रूप से तलाक का आधार बनाने के लिए कहा है। ये हमारे समाज की सच्चाई और किताबों में लिखे कानूनों के बीच की खाई के बारे में क्या कहता है और इस देरी की कीमत कौन चुका रहा है?